हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो अभी तक हमने कहां तक खत्म किया है? ये पॉलिटी की क्लासेस चल रही है फॉर यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर। ये उनकी जो पॉलिटी का पैटर्न है, अभी मैं वो खत्म करने का हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है उस हिसाब से ये क्लासेस चल रही हैं। तो अभी हमने फंडामेंटल राइट्स खत्म कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन चालू होता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीपीएसपी। यानी डीपीएसपी डीपीएसपी कहां से चालू होता है? आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जब हमारे फंडामेंटल राइट्स थे तो डीपीएसपी की जरूरत क्या पड़ी? तो जब हमारा डिस्कशन चल रहा था, कब कहां डिस्कशन चल रहा था? अरे जब वहां डिस्कशन चल रहा था संसद में। तो डीपीएसपी एब्सोल्यूट नहीं है और इन पे हम केस भी नहीं कर सकते। ये एक तरह के ऐसे आर्टिकल हैं जो समाज या स्टेट, जब आपकी कंट्री चाहेगी कि वो सही स्तर पे है इस चीज को संभालने के लिए, उसके पास प्रॉपर सारे संसाधन हैं इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, तब लागू करेगा। तो उस समय, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम सारी चीजें एक साथ कर दें। जितनी भी चीजें हम चाहते हैं जो एक परफेक्ट सिटीजन को मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी हम एक दिन में पूरे समाज को नहीं दे सकते थे। तो उस समय के लोगों ने सोचा कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हम अभी तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हम पे वैसे संसाधन होंगे तो हम डिलीवर कर देंगे आम जनता को। इसलिए ये डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको हम आज के तौर पे कह सकते हैं राम राज्य की परिभाषा। भाई राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य के अंदर ये सब चीजें भी होंगी, फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, और जब ये भी चीजें होंगी तो राम राज्य की परिभाषा दी जाती। अच्छा, कुछ लोग यहां पे इसको रिलीजियस नहीं ले। राम राज्य कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। राम राज्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका, वो जब भारत लौटे थे, राम राज्य की डिफिनेशन है। क्योंकि राम राज्य एक ऐसी डिफिनेशन है जो हमको ये प्रोवाइड कर सकती है जहां पे हर आदमी इंडिपेंडेंट हो, जहां पे भुखमरी ना हो, गरीबी ना हो, एवरीवन हैज हिज ओन सोलफुल गुड, और वो खुशी से एक हैप्पीएस्ट लाइफ जी सके। तो हैप्पीएस्ट लाइफ जी सके, सिटीजन अगर हैप्पीएस्ट लाइफ जीना चाहते हो तो उनको क्या क्या संसाधन चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने राइट दिए। साथ में कुछ ऐसे दिए कि सरकार के पास उस समय वो संसाधन नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन फ्यूचर में हम ऐसा चाहते हैं जब हम उस लेवल के हो जाएंगे तब हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे। तो डायरेक्टिव डीपीएसपी की पहली तो फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के कुछ डायरेक्टिव मतलब कुछ निर्देश, दिशा निर्देश लिखे गए कि जब राज्य या देश चाहे कि ये संसाधन हो गए हमारे पास, अब मैं ये इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, तो वो ये कर ले। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? तो ये कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड, स्पेन से उठाया। हमने उनसे ये उठाया कि उन्होंने अपने अंदर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रखे हुए थे कि एक जो हम चाहेंगे फ्यूचर में जब हम इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, एक सही राज्य की गणना कैसी होती है, सोच कैसी होती है, उसे सोचते हुए उन्होंने ये रखा था। तो वहां से हमने आयरलैंड से ये बोरो किया ये कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारे देश के लिए सही था वो चीजें हमने यहां पे रखी। और जब बी आर अंबेडकर जी, डॉक्टर साहब इसका वो कर रहे थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो बहुत लोग इसके खिलाफ थे कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, तो ये चीजें हम जुडिशरी के अंदर क्यों नहीं ला रहे? भाई जब आप कह रहे हो कि ये चीजें हम अपने सिटीजन को हम देना चाहते हैं, अब पता लगा देश उस स्थिति में आ जाए कि वो कर सकता है, लेकिन वो फिर भी वोट पॉलिटिक्स या किसी कारण से ना करे, तो भी आप केस तो कर नहीं सकते कि भाई ये तो हमारा राइट है, क्योंकि ये फंडामेंटल्स नहीं है, दे आर नॉट फंडामेंटल। तो जब फंडामेंटल नेचर के नहीं तो हम इस पे केस नहीं कर सकते। मतलब ये जब हम केस नहीं कर सकते तो ये किसी पे फोर्स नहीं है, स्टेट के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते देने के लिए। स्टेट जब चाहेगा, सरकार जब चाहेगी, अगर उसके पास सही संसाधन है तभी इंप्लीमेंट करेगा। ये कॉन्सेप्ट था। पर बी आर अंबेडकर का ये क्लेम था, हम आज की दृष्टि से नहीं है लेकिन इन फ्यूचर
उनको ये नहीं पता था ना कि आने वाले समय में कितनी घूसखोरी बढ़ेगी, कितने ऐसे लोग होंगे। वो तो ये चल के चल रहे थे कि जो भी पॉलिटिक्स में आएगा एक सोच के साथ आएगा, और वो इस सोच से आएगा जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे कि फ्यूचर में हम इस चीज को कैसे आगे करें। ठीक है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया। हाँ तो भैया ये तो हो गया, ये लोक कल्याण के कुछ 36 से लेकर 51 तक के हमारे अनुच्छेद हैं जो लोक कल्याण की बात करते हैं। और लोक कल्याण कैसे होगा, जब हम राम राज्य की कल्पना करेंगे, और राम जी आ रहे हैं तो राम राज्य तो वैसे भी आ रहा है, तो कुछ चीजें इंप्लीमेंट भी हो जाएंगी शायद इस सरकार में। पहले 36 से 51 आयरलैंड, ठीक है, तो अब पहले पे आ जाते हैं। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 राज्य की डिफिनेशन देता है। और यहां पे जो एक जगह और राज्य की डिफिनेशन देता था, कहां, आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में जब वो राज्य की डिफिनेशन देता है तो वो कहता है कि कोई भी चीज जिसमें कुछ लोग हो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल से चलते हो उसे राज्य कहेंगे। और जब वो यहां राज्य की डिफिनेशन दे रहा है तो वो राज्य की कल्पना का डिफिनेशन दे रहा है कि एक राम राज्य की कल्पना कैसी होगी। यहां पे उस चीज का डिफिनेशन में राज्य की परिभाषा दी जा रही है। ठीक है सर, समझे। 36 में राज्य की परिभाषा। 37 पे आ जाओ। 37 कहता है कि न्यायालय में आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। इसमें जो कुछ लिखा है उसमें आप न्यायालय में जाके केस नहीं कर सकते सरकार के ऊपर कि भैया इसमें तो लिखा है तुम देख क्यों नहीं रहे। तो ये राज्य की इच्छा पे निर्भर है कि कब वो कुछ चीजें प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इफ नॉट, ये जुडिशरी के अंदर नहीं आता है, आप इसको जस्टिफिएबल नहीं है, आप केस नहीं कर सकते। फिर 38 में कहा जाता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। डीपीएसपी हमें क्या प्रोवाइड कराता है, सामाजिक मतलब समाज में कैसे रहा जाए और क्या चीजें सामाजिक तौर पे सही है, जैसे शादी वाली बात हो गई। तो जब हमारे राम राज्य की कल्पना होती तो सबसे पहले तो करेक्टर आता है जिसमें पॉलीगमी, मोनो मतलब जिसमें सिंगल मैरिज, पॉलीगमी अलाउड ही नहीं है। सिंगल मैरिज में आपके वुमेन के राइट बढ़ते हैं, वुमेन्स के राइट बढ़ते हैं, और एक सामाजिक परिकल्पना होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सामाजिक राइट्स ऐसे होने चाहिए कि एक सीक्वेंस सेट ऑफ सिटीजन्स का एक राइट्स है जहां पे ना वुमेन्स के राइट ना मेंस के राइट हैम्पर करें। ठीक है। दूसरा आर्थिक, आर्थिक मतलब इस तरह से आपको पैसा, जैसे आप कोई काम कर रहे हो जिस उस काम की कीमत अगर 500 रुपए है तो आपको 500 रुपए मिले। अच्छा उस समय सोचो, उस समय वर्किंग आवर्स डिसाइडेड नहीं थे, तो ये सब चीजें भी तो इसी के अंदर आती हैं। कैसे सोचेंगे, सबसे पहले जो वर्किंग आवर्स डिसाइड किए गए हैं वो टाटा सन्स ने किए थे, जमशेदजी टाटा ने, कि नहीं एक सेट ऑफ रूल होने चाहिए कि भाई 10 घंटे से ज्यादा इंप्लॉय से काम नहीं लिया जा सकता। 10 घंटे के बाद अगर आप काम ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा वेजेस दीजिए, एक्स्ट्रा जितना भी बना उसका उस घंटे के हिसाब से उसको पैसे दीजिए। तो ये आर्थिक न्याय आता है इसके अंदर। तीसरी चीज राजनैतिक, राजनैतिक न्याय इस हिसाब से है कि राजनैतिक तौर पे कब आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप इंप्लीमेंट कर सको, वो चीजें आती हैं। ठीक है सर। तो आपका 38 इसी के बारे में मतलब एक्सप्लेन करता है कि ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं, किस तरह के न्याय देते हैं। पर ये न्याय के ऊपर आप केस नहीं करोगे, ये न्याय तभी दिए जाएंगे जब इनको यहां से उठा के किसी अनुच्छेद में डाल दिया जाएगा या फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया जाएगा। और बहुत सारी चीजें आ भी चुकी हैं और बहुत सारी चीजें आने का इंतजार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भैया 39 पे। 39 हमारा कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भैया आर्थिक, ये किसके अंदर आ गया, आर्थिक, ये आर्थिक बात कर रहा है ना। तो समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब अगर, अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, क्योंकि उस समय भी और आज शायद थर्ड पार्टी मीन ज्यादा बढ़ रहा है। तो इनका कहने का यह मतलब था कि अगर कोई एक ही कार्य कर रहा है तो अगर वो सरकारी इंप्लॉय है तो उसको 50,000 मिल रहे हैं, और दूसरा कोई प्राइवेट इंप्लॉय एक हायर करके वही काम कार्य करने के लिए रखा गया है तो उसको 15,000 मिल रहे हैं। तो ये नियम नहीं माना जाएगा। अगर आप कार्य समान कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए आप समान वेतन देंगे। अब इसमें बहुत लोग जो सुन रहे होंगे एकदम हड़कंप मचा देंगे, अरे
साला हम तो संविदा पे हमको 15,000 मिल रहा, वो सरकारी नौकरी कर रहा उसको 50,000 मिल रहा, वो भी बाबू हम भी बाबू, तो हम तो कर देंगे लड़ाई। अब जाके ऐसा नहीं दफ्तर में लड़ने लगना। सबसे पहली चीज 37 पढ़ लो ना, न्यायालय में नहीं जाना है, मतलब इसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो। ऐसी परिकल्पना की गई है कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां पे ऐसी चीजें होनी चाहिए, पर यह पूरी तरह से राज्य पर निर्भर है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो ये चीजें कहीं इंप्लीमेंट है, कहीं नहीं है। सरकार कोशिश तो बहुत करती है। कोशिश करने पे हम इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं कि आज से पहले सबके जो स्केल थे, आज से 30-40 साल पहले की बात है, स्केल्स में डिफरेंस था। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्केल्स अलग, स्टेट गवर्नमेंट के अलग, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अलग। पर आज की डेट में मैक्सिमम प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट इंप्लॉय के स्केल्स हैं दैट सेम। ऑल्दो अभी भी बहुत जगह ऐसे एक्सेप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में वही लेखपाल अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती हो रहा है तो 35,000 पा रहा, वही लेखपाल जब मध्य प्रदेश में भर्ती हो रहा है तो 22,000 पा रहा, और वही टीचर जब यहां भर्ती हो रहा है 50,000 तनख्वाह पा रहा है, और वही टीचर प्राइमरी का टीचर बिहार में भर्ती हो रहा है 20,000 तनख्वाह पा रहा है। तो अभी भी डिफरेंसेस हैं, बट कोशिश बहुत की गई है कि इसको किया जाए। इसी के अंदर एक आता है 39A, निःशुल्क विधि सहायता। विधि सहायता मतलब क्या होता है? कानूनी सहायता। कानूनी सहायता की कहानी कहां से आती है? तो ये तो भैया सरकार दे चुकी है, ये हमें मिल रखा। कैसे कैसे कुछ पता है भैया? भैया हमें निःशुल्क विधि सहायता दी जाती है। जैसे आप थाने जाइए, FIR लिखाने जा रहे हैं, तो FIR लिखाने के दरोगा जी पैसा थोड़ी ना मांगते हैं कि पैसा मांगते हैं। अब अंडर द टेबल नहीं, नॉर्मल बात की जा रही है भैया, नॉर्मल में पैसा थोड़ी ना लिया जाता है FIR लिखने का, या आपकी हेल्प करने के लिए, आपका आपकी भी जो भी समस्या है उसको समस्या को दूर करने के लिए, FIR लिखने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कानूनी सहायता आपको मुफ्त में मिलेगी और मिल रही है। तो ये इंप्लीमेंटेड है। ठीक है सर। अब आ जाते हैं 40 पे। 40 कहता है ग्राम पंचायत। अच्छा इसके खिलाफ भी बाबा साहब इसके खिलाफ थे। वो कह रहे थे ग्राम पंचायत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वैसे ही बहुत सारे लूप होल्स हैं। लूप होल्स इसलिए हैं कि अगर यहां से हम 100 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए भी नीचे नहीं पहुंच रहा है, जहां पे रूट में पैसा लगना है। तो जब 1 रुपए वहां नहीं पहुंच रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ग्राम को भी अगर हम पंचायत बना के वहां भी एक सेंट्रल अथॉरिटी, छोटी अथॉरिटी गवर्नमेंट की तरह चलाएंगे, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? उनका ये डिफेंस था, ठीक है, उनका ये डिफेंस था कि ये चीज ना हो तो ज्यादा अच्छा। पर गांधी जी का डिफेंस था अगर हमारा रूट पे पैसा जाएगा, रूट पे हम एक स्मॉल गवर्नमेंट, 3 टियर गवर्नमेंट बना लेंगे, तो वो बंदा तो लोकलाइड होगा, और वो बंदा जब लोकलाइड उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो गांव के लिए कुछ करेगा। अगर वो गांव के लिए कुछ करेगा तो हमारे रूट डेवलप होंगे, और जब हमारे रूट डेवलप होंगे तभी तो हमारा देश डेवलप होगा। इस कॉन्सेप्ट पे ग्राम पंचायत को यहां रखा गया। अच्छा, तब इतनी हमारी मतलब आप मान लीजिए संसाधन नहीं थे कि हम इंप्लीमेंट कर पाते, पर गांधी जी के कहने पे ये रखा गया, और ये बाद में 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ, और बाद में हर जगह लागू होने लगा। ठीक है सर। तो ये अब हर जगह आ चुका है, ये भी हमारा आ चुका है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 41, 41 सरकारी सहायता। सरकारी सहायता का मतलब है ये देश का ऐसा काम है कि मान लीजिए कुछ विकलांग लोग हैं, या बुढ़ापा है, या शिक्षा है, जिसमें सरकार के पास पैसा है, तो वो उन लोगों को सहायता दे सके ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। ठीक है। तो ये भी किसी किसी प्रदेश में इंप्लीमेंटेड है। शिक्षा तो आजकल सभी फ्री ही है, जो प्राइमरी 6 से 14 साल की उम्र की जो शिक्षा है सरकारी स्कूलों में वो मुफ्त है पहले से। अब बुढ़ापा, वृद्धा पेंशन आती है, साथ में आप विकलांग पेंशन आती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में काफी चीजें हैं इस पे इंप्लीमेंटेड। अब आते हैं भैया 42 पे, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता क्या है? मैटरनिटी सहायता।
ये कुछ ऐसे काम थे जैसे मान लीजिए पहले, अच्छा ये अब इंप्लीमेंटेड है, ये भी इंप्लीमेंटेड है। कैसे? अब मैटरनिटी लीव 3 महीने की दी जाती है, 3 नहीं 6 महीने की होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये लीव दी जाती है जिसमें आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है सर। अब सारे ही सरकारी प्राइवेट जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां पे मिलती है, जैसे मैं जिसमें हूं तो वहां तो मिलती है 6 महीने की, तो 6 महीने की लीव मिलेगी। ये वुमेन का राइट था, ये तब इंप्लीमेंटेड नहीं था पर यहां रखा गया। अच्छा तब इतनी वर्किंग वुमेन्स भी नहीं थी, बट एज टाइम इंक्रीजेस अब वर्किंग वुमेन्स काफी हैं, तो ऑब्वियस है ना, उनको तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। वैसे तो भारत में नहीं, पर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो जर्मन में है, जर्मनी में पैटर्नल लीव भी मिलती है, मतलब मैटरनल लीव तो 6 महीने मैटरनिटी लीव हो गई, पैटर्नल लीव भी मिलती है 15 डेज की। जिस समय डिलीवरी होती है वाइफ की उस समय वहां 15 दिन की आदमियों को भी छुट्टी दी जाती है ताकि वो देख रेख कर सके। अभी अपने भारत में कॉन्सेप्ट नहीं आया है पैटर्नल लीव का, लेकिन फ्यूचर अपने में फ्यूचर है और ये आएगा। ठीक है सर। तो इस तरह की सहायता देना हमारा लक्ष्य होता है और हमने ये कर भी दिया है। सरकारी नौकरियों में भी है 6 महीने की आप लीव ले सकते हैं, बिकॉज वुमेन्स आर वर्किंग एज ऑफ नाउ, दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी नाउ, तो अब इनको दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि भैया ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि आदमी बच्चा पैदा कर दे, वो ऑल्दो अब वो भी पॉसिबल है, बहुत सारे ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो भैया आज तो कुछ भी हो सकता है, वो अलग चीज है। अब आ जाते हैं 43 पे। 43 हमारी लिविंग वेजेस पे बात करता है, मतलब अगर कोई कुछ नहीं भी कर पा रहा है तो उसको हम जीने तक का पैसा तो दे दें। तो आप कभी सुने होंगे बेरोजगारी भत्ता, पहले उत्तर प्रदेश में मिलता था 1000-1500 रुपए, मुझे नहीं पता अखिलेश शासन में मिलता था कि मायावती शासन में मिलता था, पर मिलता था। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता 1000-1500 रुपए, वो होती है लिविंग वेजेस, कि आपको खर्चा चलाने के लिए कुछ खर्चा सरकार की तरफ से। अब यहां पे तो बहुत कम मिलता है, लेकिन विदेशों में बहुत भर भर के मिलता है। जर्मनी का हम आपको बताएं 2500 यूरो मिलता है, मतलब आप समझिए हम नौकरी करने जा रहे हैं, हमें भी 3000-4000 यूरो मिल रहा है एक इंजीनियर को वहां पे। और अगर आपको जर्मन आती है ए लेवल और बी लेवल की, ए लेवल की जर्मन आती है तो 2500 यूरो घर बैठ के, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ले जाइए, तो मस्ती बहुत है, बाहर बहुत मिलता है। आप 43 का एक कहता है भागीदारी, भागीदारी किसकी? इंप्लॉइज की, मतलब इंप्लॉइज की भागीदारी होनी चाहिए अगर कुछ डिसीजन लिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे। अगला कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट। कोऑपरेटिव मतलब हम कोऑपरेटिव बना के कुछ करें, जैसे फार्मिंग है तो कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश में अभी हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बहुत पीछे हैं, और हमारे यहां खेती भी उस लेवल की नहीं जिस लेवल की पंजाब और हरियाणा पे। हम पे छोटे छोटे खेत हैं, 2-2, 4-4, 5-5 बीघे के। तो अगर हम कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे, मतलब अगर हम लोग 10 लोग मिलके 100-150 बीघे का एक प्लॉट बना के उस पर फार्मिंग करेंगे तो वी अर्न मोर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी गांधी जी का कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग की, एक साथ रहेंगे तो हम ज्यादा ग्रो करेंगे। फिर आ जाते हैं 44, आर्टिकल 44 यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी हम लोग काफी चर्चा करते हैं। ये क्या है? हमारा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कैसे? हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, सबका आपने अलग अलग, मुस्लिम में सरिया लॉ लगा दिया है और हिंदू मैरिज एक्ट में आपने कुछ और, तो अब इसमें भ्रांतियां आती हैं। अच्छा, यूसीसी के अंदर क्या चीजें आती हैं? शादी, विवाह और तलाक, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, हिंदू मैरिज में अब तो वैसा है कि तलाक, डिवोर्स सब होता है, लेकिन हिंदू सभ्यता में कभी पहले तलाक जैसा, क्योंकि वर्ड ही नहीं, हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो तलाक को डिफाइन करे। तो ये चीजें अब होती हैं, लेकिन यूसीसी गोवा में इंप्लीमेंटेड है, बाकी जगह इंप्लीमेंटेशन का बात चल रही है, जहां पे हमारे बराबर राइट होने चाहिए, मतलब शादी, विवाह और तलाक के सेम राइट होंगे। जैसे अभी ट्रिपल तलाक यूसीसी का ही पार्ट है, ट्रिपल तलाक उन्होंने बंद किया, ठीक है, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बंद कर दिया, ट्रिपल तलाक, ठीक है। तो वो चीजें धीरे धीरे करके, लेकिन अब उस समाज में हम आ गए हैं जहां पे यूसीसी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और यूसीसी हमें चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में होना चाहिए। ठीक है सर। अब आ जाते हैं 45 पे। 45 कहता है 6 से 14 साल के बच्चे को हम फ्री एजुकेशन देंगे। ये हमारा
फंडामेंटल राइट में इंक्लूड हो चुका है। राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू 86 अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 इट हैज बीन एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स। जब ये फंडामेंटल राइट्स हो गया तब भी यहां लिखा है, तो हमने इसको क्या बना लिया, फंडामेंटल बना लिया। मतलब अब अगर ये नहीं मिला तो केस कर देंगे भैया। जिस दिन फंडामेंटल हो गया या कुछ और हो गया हम केस कर सकते हैं, जब तक यहां है तब तक नहीं। इसमें हम बहुत चीज इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत चीजें नहीं है जो आगे चल के फ्यूचर में हो जाएंगी। यूसीसी मोस्ट प्रोबेबली इस पंचवर्षीय अगर बीजेपी आती है तो इस पंचवर्षीय ये आ जाएगा। अगला है एससी एसटी। अगला एससी एसटी को कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे ताकि वो एक सामाजिक स्ट्रीमलाइन में अपने आप को एक स्टेब्लिश्ड बना सके। ठीक है सर। अगला आ जाते हैं 47 आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में बात की गई है पोषाहार की, ड्रग की, अल्कोहल की। वहां कहते हैं अल्कोहल यूज करना गलत है। तो हमारे समाज की कल्पना करते वक्त गांधी जी, अंबेडकर जी, बाकी सारी जितने 152 लोग वहां बैठे थे उनकी ये कल्पना थी कि हम दारू शराब से दूर रहेंगे, पर हम तो अंधा पी रहे हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, अब कैसे होगा। तो ये चीजें तो पता नहीं इंप्लीमेंट होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन ये हमारा जो है कहानी तो ये है कि हम परिकल्पना ऐसी करते हैं जहां पे दारू का सेवन ना हो, जहां पे ड्रग का सेवन ना हो और पोषाहार का सेवन ना हो। अरे भैया इसका चाहिए भैया, क्योंकि हम जो है हेल्थ में हमारे जो बच्चे हैं वो डेनिग्रेड है, तो उनको पोषाहार सही से मिले तभी तो एक हेल्दी इंवायरमेंट पैदा होगा। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? नहीं बता सकते, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते, बोलूंगा तो मैं ही ना। तो कहानी है, इसका एग्जांपल है मिड डे मील। मिड डे मील में पोषाहार दिया जाता है। पोषाहार खाओगे तभी दिमाग चलेगा, जब खाना जाएगा तब दिमाग चलेगा, तब तो डेवलप करोगे। ठीक है सर। तो ये हमें चाहिए। ड्रग हमारा नहीं होना चाहिए, अल्कोहल हमारा नहीं होना चाहिए। इसको बैन करना तो बड़ा मुश्किल है। ड्रग को बैन किया जा सकता है, बैन है, ड्रग ऑल्दो बैन है, पर अल्कोहल तो बड़ा मुश्किल है। कोरोना में देखा था ना कैसे लाइन लगी थी। अरे साला ये 30 दिन के लिए बंद हुआ, 30 दिन में पूरा रेवेन्यू खत्म। सरकार इसी के भरोसे चल रही है भैया उत्तर प्रदेश की, वरना सब गया। अगर यहीं से पैसा नहीं आएगा तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये चलाना तो बहुत जरूरी है ना। अब आ जाते हैं आर्टिकल 48 पे, जिसमें कृषि और पशुपालन की बात की गई है। मतलब कृषि की बात की गई है कि कृषि को डेवलपमेंट करने के लिए हम कुछ सोसाइटीज बनाए, कुछ मशीनरीज बनाए, जैसे नबार्ड आया। ठीक है, नबार्ड आया, एक कृषि क्रांति लाई गई, और कृषि के कोई भी आप यंत्र खरीदें तो 50% सब्सिडी पे दिए जाते हैं आपको। इस तरह की चीजें कृषि को बढ़ावा देने के लिए लाई गई। ये भी गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। ये अल्कोहल बंद करना ये भी गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। तो भैया जिसको दारू कभी आज से 10-20-50 साल बाद अगर बंद हो जाए तो सब याद रखना भाई गांधी जी का है ये सब। ठीक है, अंबेडकर जी को ना करिए आने लगना, यही समझ लो। फिर आ जाते हैं पशुपालन। इसमें पशुपालन भी लिखा हुआ है। पशुपालन इसलिए लिखा गया है, पशुपालन से हम डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, उससे किसी का उत्पाद बढ़ेगा। और क्योंकि पशुपालन में ही डेयरी हम बना सकते हैं, दूध का उत्पाद कर सकते हैं, तो इसीलिए यहां पे हमारा इसलिए हत्या बैन कर दी गई। ऑल्दो बहुत जगह ये नियम बना दिए गए कि गौ हत्या बैन है, और बहुत जगह नहीं है। नॉर्थ में है क्योंकि हम लोग उस तरह से मानते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। जो भी पशु आपको आर्थिक लाभ दे रहे हैं, मतलब अगर वो दुधारू पशु है और उसकी हत्या कानूनन अपराध, ऐसी जगह ऐसी चीज यहां इंप्लीमेंट। अब कुछ जब यहां से निकलेगा तभी तो कानून बनेगा। तो यहां से कहीं कहीं निकला और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा लागू है तो कानूनन अपराध, अगर आपके प्रदेश में नहीं लागू है तो नहीं, तब तो है डायरेक्टिव। ये तो सब आदर्शवादी वाली बातें हैं ना। ये तो आदर्श स्टेट की, आदर्श डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आदर्श राज्य की परिकल्पना है ना ये तो। फिर आ जाते हैं 48A। 48A पर्यावरण की बात करता है, वन्य जीव की बात करता है। अच्छा, पर्यावरण और वन्य जीव एनजीटी है। पर्यावरण जैसे इन्वायरमेंट को बचाना, अब ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हो चुकी है। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कुछ चीजें ऑफेंसिव है, कुछ चीजों पे आप पे केस हो सकता है, कुछ पे नहीं।
केस नहीं हो सकता, पर पर्यावरण बचाना हमारा अब 51A में आ चुका है। दैट इज हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुका है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से उठाया? रशिया से उठाया। ठीक है, रशिया नहीं भैया, यूएसएसआर बोलो। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यूएसएसआर बोलो। अब आ जाते हैं 49 पे। 49 हमारा कहता है राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें हैं उनको बचाओ, लाइक धरोहरें हैं, वहां पे जाके ये नहीं लिख दोगे अरविंद लव सुनीता, ये सब कहानियां नहीं लिखनी है। वहां पे ऐसा ऐसा वहां दिल बना है, वहां रेजिडेंसी पहुंची है, वहां इतना बड़ा दिल बना दिए, उसमें 2 तीरे खींच दिए, उससे क्या होगा? अरे उनकी ये धरोहर है हमारी, उनको आपको बचा के रखना है। कोई मंदिर गए पुराने, वहां पे लिख दिन दिल, यही चल रहा है, दिल 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 दिल। अगर दिल सब लोग बनाते रहते तो इतना बड़ा इतिहास हम लोग बना पाते। देखो वो सामाजिक चीजें हैं, लेकिन जब दिल से आप बाहर निकलोगे तब तो कुछ करोगे। तो भैया कहीं भी जाओ, ये अच्छी परिकल्पना है, तो इसको हम एज अ ड्यूटी, अभी ये कहीं इंप्लीमेंटेड नहीं, अभी केस नहीं होता इन सब चीजों पे, आप पे मुकदमा नहीं हो सकता क्योंकि कानूनी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अपनी समझ ये कहती है कि जितना हो सके इस चीज को ना करें। ठीक है, अब आ जाते हैं 50 पे। भैया 50 पहुंच गए। अब बहुत सारी चीजें इससे बाहर, आपका 51A के बाहर आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है सब बता देंगे, बता पूरा देंगे। 51 हमारा कहता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब कार्यपालिका और न्यायालय दोनों अलग अलग चीजें हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम करेंगी। वो कहता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बोथ आर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है सर, 50 ये कहता है। 51 आखिरी आर्टिकल है इसका डीपीएसपी का, ये कहता है इंटरनेशनल पीस, पूरी दुनिया की शांति हम चाहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी भी शांति चाहते हैं, लेकिन अगर अब अपने पे कोई उंगली करेगा तो उसकी शांति हम खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, इंटरनेशनल पीस की बात की गई कि हम पूरी दुनिया में शांति का परचम लहराएंगे और शांति की ही बात करेंगे। तो जस्ट 2 मिनट में सबको रिवाइज करते हैं। भैया डीपीएसपी चालू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी फंडामेंटल इन नेचर नहीं है, इनके ऊपर हम केस नहीं कर सकते। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा होना चाहिए। 37 क्या कहता है? न्यायालय आप नहीं जा सकते, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। 38 कहता है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ होने चाहिए इससे। 39 कहता है समान कार्य करेंगे तो समान वेतन मिलेगा। 39 ये कहता है निःशुल्क विधि कानूनी सहायता आपको मिलेगी, एफआईआर आप फ्री में लिखा सकते हैं। 40 कहता है ग्राम पंचायत होना चाहिए। ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से लागू हुआ, बाद में पूरे देश में लागू हो चुका है। 41 कहता है सरकारी सहायता मिलेगी, लाइक शिक्षा, बुढ़ापा या विकलांग को एक अलग पेंशन दी जाएगी जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सके। फिर 42 कहता है प्रसूति सहायता, मतलब अगर मैटरनिटी लीव देनी है, मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जहां पे अगर मां वर्किंग है तो जाए 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी। अब ये भी लागू हो चुका है। 43 कहता है लिविंग वेजेस, एक बेरोजगारी भत्ता टाइप की चीजें दी जाएंगी। जिसका 43 ये कहता है भागीदारी, मतलब इंप्लॉइज की भागीदारी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेना है तो। 43 का बी कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बननी चाहिए जिससे हम एक ग्रो कर सके। हम अगर साथ में बैठ के काम करेंगे तो उससे चीजें निकल के आएंगी। ये भी गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। 44 कहता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी आया नहीं है पर गोवा में लागू हो चुका है। 45 कहता है 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये अब हमारा फंडामेंटल राइट है। 41 ए का पार्ट 21 ए का पार्ट हो चुका है। कैसे? 86 अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 में। फिर आता है हमारा 46 हमारा कहता है एससी एसटी को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। 47 हमारा कहता है पोषाहार होना चाहिए, ड्रग नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ये भी गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। 48 गांधी जी का कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कृषि और पशुपालन को साथ में रख के चलेंगे। कृषि की जो चीजें हैं वो हम सस्ते में प्रोवाइड कराएंगे ताकि कृषि को हम आगे बढ़ा सके, और पशुपालन जितने भी दुधारू गाय जो इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हैं कृषि को, उनको हम हत्या उनकी बैन रखेंगे। फिर आ जाते हैं 49 पे। 49 हमारा कहता है राष्ट्रीय महत्व की चीजों को हम बचा के रखेंगे। 50 हमारा कहता है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अपना अलग अलग काम करेंगे साथ साथ। 51 हमारा कहता है इंटरनेशनल पीस की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।